नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जी हाँ, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि आज का टॉपिक है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ना ही सिर्फ यूपीएससी, ना ही सिर्फ बीपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बल्कि जहाँ भी हिस्ट्री की बात आएगी तो आपको इससे एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा। फ्रेंड्स, ये हमारी हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का खुद में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसको वैसे तो कई अन्य नाम के साथ पुकारा जाता है। इसको जितने भी हमारे इतिहासकार हुए सबने अपने अपने नाम दिए हुए हैं। जैसे कि इसको कहा जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे कहा जाता है। यहीं से शुरू हुई थी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ। लोगों के अंदर जो वो भड़ास पैदा हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो यहीं से हुई थी। ठीक है फ्रेंड, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल ध्यान से शुरू से लास्ट तक इस मेरे वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको कई नाम से पुकारा जाता है, इसका कोई एक नाम है नहीं। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है, इसको क्रांति कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम बात करेंगे कॉजेस की। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सब क्या कारण रहे हैं जिसके कारण से ये एक रिवॉल्ट का रूप ले चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। कॉजेस के बहुत सारे थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिकल थे, ठीक है, मिलिट्री भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, बहुत सारे थे। मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ इस टॉपिक को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे भारत में आ चुके थे, अकबर के टाइम के दौरान ही आ चुके थे। अराउंड 1600 के दौरान आए थे। ये सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, सिर्फ कॉलोनियल पर्पस के लिए आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेड के लिए हमारे इंडिया में आए थे। इनको सिर्फ परमिशन दिया गया था ट्रेड करने का। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन धीरे 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 जो है ये अपनी राजनीति दिखाने लगे और हमारे भारत पे धीरे धीरे कंट्रोल करने लगे, कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सबने सुना ही होगा बैटल ऑफ प्लासी। ये हमारा हुआ था 1757 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके ठीक 100 इयर्स बिफोर हुआ था 1757 को। ये एक ऐसा बैटल है जहाँ से अंग्रेजों ने हमारे भारत में अपना अधिकार दिखाना पूरी तरीके से शुरू कर दिया था। वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने लगे थे। जो हमारे किंग्स थे वो वीक पड़ चुके थे ब्रिटिशर्स के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोगों का ये जो रिवॉल्ट बना, ये धीरे धीरे यहाँ से शुरू होने लगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अब अपने आप को यहाँ का किंग मानने लगे थे। ठीक है, अब जो इसके अंदर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉजेज जो है जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ, मैं आपके साथ वो डिस्कस करती हूँ। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इसके कॉजेज थे क्या क्या, फिर एक एक करके आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसके कॉजेज की बात करें तो इसके कॉजेज को टाइप्स में बांटे गए हैं। पहला है पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल, सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज। इसको इतना अलग से इसलिए बताया गया है कि जो शुरू हुआ था हमारा रिवॉल्ट वो मिलिट्री से ही शुरू हुआ था। ठीक है, मैं जब इस पे आऊंगी तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। और जो फिफ्थ है वो है इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज इसलिए क्योंकि ये सब तो चलता आ रहा था, ये सब धीरे धीरे लोगों के अंदर भड़क आ रही थी लोगों के अंदर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने तुरंत शुरू कर दिया था रिवॉल्ट। तो वो आता है आपका इमीडिएट कॉजेज में। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल कॉज,
आपने सुना होगा एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो मैं इसको आपको समझाने के लिए आसान भाषा यूज कर सकती हूँ, हड़प जिसको बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो मन में जो है, जो हमारे जो राज्य थे उनको हड़प करने की एक चाल आई, तो उन्होंने एक पॉलिसी बना दी। क्योंकि आप पॉलिसीज तो अब यही बना रहे थे, यही धीरे धीरे हमारे जो इंडिया को, भारत को टेक ओवर कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो इन्होंने एक पॉलिसी बना दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये किसके अंदर हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हम रिवॉल्ट की बात करेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, तो इस हर एक इवेंट के दौरान वहां का जो है वो जनरल गवर्नर कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इस दौरान कौन था यहाँ का जनरल गवर्नर, इस दौरान कौन था, जब ये मिलिट्री वाला हुआ तो कौन था, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया। तो इन दौरान जो जनरल गवर्नर रहे हैं इनका नाम याद करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम की ये बात है। अब इस डॉक्ट्राइन में क्या था मैं आपको बताती हूँ। इस डॉक्ट्राइन के नियम के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से, कि अगर एक कोई राजा है, अगर उसका अपना खून नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब एडॉप्टेड है, तो उसको नेक्स्ट किंग नहीं माना जाएगा। अगर उसका कोई अपना ब्लड रिलेशन है तो ही उसे माना जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लड रिलेशन भी है तो उसको किंग नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्रिंस कहा जाएगा, ठीक है। और उसको मिलेगा सिर्फ पेंशन, है ना। और जिनका है ही नहीं कोई, तो उनका जो डायरेक्ट जो उनका जो किंगडम है, जो उनका राज्य है, अगर उनका कोई वारिस है ही नहीं तो वो किंगडम सीधा चले जाएगा ब्रिटिशर्स के अंडर, वो हो जाएगा ब्रिटिशर्स का। ये सीधे सीधे धीरे धीरे करके सारे राज्यों को हड़पने की एक चाल थी और कुछ नहीं था, ठीक है। एडॉप्टेड को प्रिंस मान के सिर्फ दी जाएगी पेंशन। और अगर उनका कोई है ही नहीं वारिस तो वो किंगडम सीधे सीधे चला जाएगा ब्रिटिशर्स के अंडर, ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये किसी भी किंग को पसंद नहीं आया, कोई भी इसके फेवर में था ही नहीं। ऑफकोर्स कोई क्यों होगा इसके फेवर में, तो जितने भी वहाँ के जो राजा थे वो सब इसके फेवर में थे नहीं, वो जो थे इसके खिलाफ थे। और दूसरी बात ये थी, ये जो वहाँ के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, या जो राजा के दरबार में जो भी हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं या जो भी उनके प्रीस्ट वगैरह होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो सब इसके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि जब राज्य ही नहीं रहेगा तो ये सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा, मार्केट में इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सब इस डॉक्ट्राइन के सारे इसके खिलाफ थे। तो पॉलिटिकल कॉज में तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यही कारण था कि जो लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो भड़क आ रही थी। और ना ही सिर्फ इतना, अंग्रेजों ने अपना ये डॉक्ट्राइन यूज करके कई सारे राज्यों को अपना बना भी लिया था, जैसे कि अवध, सतारा, झांसी के बारे में हम सब जानते हैं, नागपुर, ये सारा जो है धीरे धीरे करके जो अंग्रेज है वो इसे अपने फेवर में लेके आ रहे थे। अब यहीं से एक लीडर भी हमारे उत्पन्न हुए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से हमारे एक लीडर थे जो कानपुर के हमारे वो लीडर रहे हैं, नाना साहेब है। वो कौन है? एक्चुअली वो वो एडॉप्टेड सन थे, किनके? बाजीराव द्वितीय के ये एडॉप्टेड सन है। तो इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से तो ये तो वहां के नेक्स्ट राजा होंगे नहीं, इसलिए एक यहाँ से जो एक लीडर जो आए थे वो थे नाना साहेब। इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी जब मैं सारे लीडर्स का नाम आपको बताऊंगी। चलिए अब बात करेंगे हम इकोनॉमिकल कॉजेस की, ठीक है फ्रेंड्स। पॉलिटिकल समझ में आया? अगर आपको कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरी बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझे बताना, कमेंट डाउन करके बताना कि आपको क्या मेरी बात समझ में नहीं आती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा इकोनॉमिकल कॉज की तरफ। अब आप सब जानते हो कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ब्रिटिशर्स की वजह से ये पूरी तरीके से खत्म से ही हो गई थी,
इसमें अब कुछ बचा नहीं था, ठीक है। ये पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। कैसे? क्योंकि जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, इन सब की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो कैसे, मैं बताती हूँ कि हमारे अपने देश से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके चले जाते थे, और क्योंकि वहां पे ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, ठीक है, वो अपने देश लेके जाते थे और वहां पे मशीन का यूज करके बनाते थे चीप प्रोडक्ट्स, ठीक है, मशीन का यूज करके देन इसको फिर लेके आते थे इंडिया में और यहाँ पे सेल करते थे, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स? अब क्योंकि हमारा अपना जो हैंडीक्राफ्ट होता है, अब इसमें क्या था, एक टैरिफ जो वैल्यू होती है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन क्या करती थी ब्रिटिश सरकार। कैसे? कि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स होते थे ना फ्रेंड्स, उस पर बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी जाती थी। इतनी ज्यादा ड्यूटी लगा दी जाती थी कि उनके कंपैरिजन में तो इनको मतलब कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। तो इनका कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर था। कोई भी इंसान प्रेफर करेगा वो चीप प्रोडक्ट्स, मतलब जो चीप वैल्यू पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वही प्रेफर करेगा। तो हमारे जो अपने इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनका कोई वैल्यू, कोई उनको प्रेफर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि टैक्स लगने के बाद उनका दाम इतना ज्यादा हो जाता था कि कोई उसको लेना नहीं चाहता था। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा था हमारी अपनी इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात दूसरी कि हमारे ही देश से रॉ मटेरियल लेके जाया जाता था और उसी रॉ मटेरियल का यूज करके जो सामान वापस इंडिया में लाके बेचा जा रहा है वो काफी हैवी प्राइस पे बेचा जा रहा था, ठीक है। तो इन सारे कारण से जो हमारे इंडियंस है उनके मन में ना एक विद्रोह की भावना आ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे हमारी दब रही थी। ओके फ्रेंड्स, अब इकोनॉमिकल कॉजेस में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हमारा परमानेंट सेटलमेंट का। परमानेंट सेटलमेंट, अब ये क्या ब्रिटिशर्स ने लगा रखा था परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या था, इसके तहत जो इन्होंने 3 टाइप के ना एक टैक्सेस लेने का एक तरीका इन्होंने बांधा हुआ था। जैसे कि इन्होंने एक सिस्टम रखा था जमींदारी का, जमींदारी एंड थर्ड वन इज महलवारी। ठीक है, तो अब जमींदारी में क्या था कि इन्होंने ना कुछ जमींदार्स को अपॉइंट कर रखा था और उनसे कहा था कि आपको बाकी सबसे टैक्सेस कलेक्ट करके हमें सबमिट करना होगा एक पर्टिकुलर डेट पे। इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जो किसान है वहाँ के उन्होंने क्या उगाया, कितना उगाया, उनकी फसलें हुई भी या उनकी फसलें नुकसान होगी, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना रही हो, पर इनको एक फिक्स टैक्स जो एक फिक्स रेट जो है टैक्स का वो इनको चाहिए ही चाहिए होता था, ठीक है। जमींदारी में जमींदार कलेक्ट करता था और रॉयल्टी में एक किसान खुद जाके इंडिविजुअल पे करता था। और जो थर्ड सिस्टम था महलवारी का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव, मतलब एक पूरा गांव इकट्ठा होके टैक्स देता था। जैसे कि लगान मूवी में आपने देखा होगा, लगान मूवी में जो सिस्टम था वो महलवारी का सिस्टम था, यानी एक पूरा गांव कलेक्टिव टैक्स पे करता था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट कहाँ देख सकते थे हम, ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ये चलता था। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले कॉजेस की तरफ जो है सोशल और रिलीजियस। अब इसके तहत क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो हमारी अपनी जो ओल्ड वैल्यूज थी, जो हमारी परंपरा चलती हुई आ रही थी, जैसे कि वो सब हर्ट होने लगी। ओल्ड वैल्यूज ये सब हमारी हर्ट हो रही थी। क्यों हर्ट हो रही थी कि हमारे यहाँ कैसी परंपरा चल रही थी, हमारे यहाँ परंपरा चलती थी सती की, ठीक है। जो सती, जब मतलब किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ साथ ही उस लेडीज को भी जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस तरह की जो हमारी परंपरा चलती आ रही थी, अंग्रेज इसके सख्त खिलाफ थे। अंग्रेजों ने इसका रिफॉर्म किया था, सोशल रिफॉर्म करने लगे थे वो हमारे देश में, सोशल रिफॉर्म्स अगेंस्ट
टी, एक विडो रीमैरिज एक्ट भी उन्होंने किया, बनाया। लेकिन इसी तरह से वुमेन की एजुकेशन पे उन्होंने ध्यान दिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स किए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे अपने हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देती हूँ, हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो थे उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है अब वो धीरे धीरे करते करते हमारे अपने जो सोशल वैल्यूज हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उनकी जो अपनी रिलीजियस वैल्यू होती है वो कितनी मायने रखती है। बाकी सारी चीजें वो टॉलरेट कर लेंगे बट ये चीजें तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो इनको विद्रोह की जो भावना आ रही थी वो सब यहीं से आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज जो है अब उनके अपनी जो परंपरा है उसको भी बदल रहे हैं। तो इस सारी चीजों को लेके वो आगे कुछ नाराजगी दिखा रहे थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना कि हमेशा आप जो वहाँ कोई भी अगर चीज होती है तो उस दौरान जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सती है ये सब रिफॉर्म कौन लेके आया था, इस दौरान कौन थे? तो इस दौरान थे हमारे लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, अगर बात की जाएगी ब्रिटिशर की, अगर हमारे अपना कोई मतलब इंडियन पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा हमारा राजा राम मोहन रॉय। ये हमारे पहले इंडियन थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इंडियन पूछा जाए तो राजा राम मोहन रॉय, और फर्स्ट पर्सन पूछा जाए या ब्रिटिशर पूछा जाए या गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड बेंटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप ये नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि हमारी ओल्ड वैल्यूज हर्ट हो रही थी, सोशल रिफॉर्म्स किए जा रहे थे जो बिल्कुल भी हिंदू को, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स को खटक रहे थे। चलिए और मैं बताता हूँ। और सबसे ज्यादा लोगों को नाराजगी तब हुई जबकि जो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनसे कहा गया कि वो जो तिलक लगाते हैं अपने फॉरहेड पे, जो उनका मार्क होता है, उनको कहा गया कि जो हिंदू सिपाही हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो मुस्लिम है, जो सिपाही जो मुस्लिम है, वो अपनी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो उसको क्लीन शेव करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना उनके धर्म के प्रतीक थी। हिंदू के लिए तिलक और मुस्लिम के लिए दाढ़ी जो है उनकी जो है धर्म के प्रतीक थी। तो जब उसको हटाने के लिए कहा गया तो एक विद्रोह की भावना वहीं से सिपाही के अंदर आई। मैं लिख तिलक ऑन फॉरहेड, ठीक है, एंड बियर्ड फॉर बियर्ड, ये हिंदू के लिए, और ये मुस्लिम को बिल्कुल नापसंद था। इनका जो रिमूवल था, वो जो सिपाही है हमारे हिंदू मुस्लिम, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। यहीं से उनकी विद्रोह की भावना आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज। अब मैं बात करती हूँ मिलिट्री कॉज की। ठीक है, मिलिट्री से ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही थी हमारे सिपाही के बीच में जो उनके अंदर विद्रोह की भावना आ रही थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रैंक। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन जो था वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो इंडियंस हुआ करते थे सिपाही में भर्ती, उनको ना लास्ट टू लास्ट जो पोजीशन मिलती थी वो सूबेदार की मिलती थी। उनका बस सूबेदार तक का ही था, उसके आगे उनका प्रमोशन ही नहीं होता था। बल्कि ठीक उनके साथ काम करने वाले जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर सिपाही थे उनके, वो सूबेदार के बाद भी आगे प्रमोट होते थे, लेफ्टिनेंट बनते थे, कर्नल बनते थे, उनके आगे प्रमोशंस होते थे। तो ये एक सबसे बड़ी ऐसी मतलब भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हो रही थी, हमारे इंडियन सिपाही के अंदर, हमारे भारतीय सिपाही के अंदर, कि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो फिर सूबेदार की जो पोजीशन, मतलब सूबेदार जो रैंक है, उसके ऊपर इंडियंस को कभी बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात है, आप सबने भट्टा सुना है? भट्टा किसे कहते हैं मैं बताती हूँ। ये एक नियम था, एक पॉलिसी थी कि अगर आप अपने सिपाही को विदेश, कहीं अपने देश को छोड़ के कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं युद्ध पे लड़ाई करने के लिए। एक्चुअली क्या था कि उस दौरान अंग्रेज जो है वो, उनकी कई सारी लड़ाइयां हो ही रही थी, वो कई सारी लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो वो यहाँ से सिपाही भेजा करते थे। तो एक नियम था कि अगर आप अपने जो सिपाही को कहीं और भेज रहे हैं
तो आपको उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, एक अलाउंस एक्स्ट्रा आपको उन्हें देना पड़ेगा, भत्ता जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा भेदभाव, क्योंकि हमारे जो इंडियंस जा रहे थे उन्हें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं हो रहा था, वहीं पे ब्रिटिशर्स जो जा रहे थे उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहा था, उन्हें डबल भत्ता मिल रहा था। ठीक है, तो एक तीसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था। अब तीसरे की बात करती हूँ, क्रॉसिंग ऑफ ओवरसीज। ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म में जो उस वक्त जो ओल्ड वैल्यूज थी कि अगर आप समुद्र को पार करके कहीं जाते हो तो आप अपनी कास्ट खो दोगे, आप ये आपके धर्म के खिलाफ है। ठीक है, आप अपना धर्म खो बैठोगे। तो जो इंडियंस, जो हिंदू सिपाही थे, वो नहीं चाहते थे कि वो कहीं दूसरी जगह समुद्र को क्रॉस करके विदेश जाए वहां लड़ाई करने के लिए। इसका कारण ये था कि उनकी जो वैल्यूज है, ओल्ड वैल्यूज जो है, वो उन्हें अलाउ नहीं कर रही है। क्रॉसिंग ऑफ ओवरसीज मीन्स लूजिंग लॉस ऑफ कास्ट। ठीक है, ये भी एक था। अब चौथा पॉइंट था कि जो हमारे जो इंडियन सिपाही थे, भारतीय सिपाही जो हमारे थे, वो अगर हम उनकी जगह एक दूसरा वर्ड यूज करें, पीजेंट इन यूनिफॉर्म। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको उसी तरह से ट्रीटमेंट मिलती थी। उन्हीं के साथ जो ब्रिटिशर्स के जो सिपाही थे उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया जाता था, इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। मतलब ये जो एक रूरल एरिया में जो किसान होते हैं, इनको सेम वही ट्रीटमेंट मिलती थी, बस एक यूनिफॉर्म पहना दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सबसे मिलिट्री जो है उनके अंदर ही अंदर जो है विद्रोह की भावना जाग रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट कॉज। आप देख सकते हैं क्या है, आफ्टर मिलिट्री कॉज, इमीडिएट कॉज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये सब जो है धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की भावना आ रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद तुरंत रिवॉल्ट हुआ ही हुआ। इमीडिएट कॉज। तो हुआ ये फ्रेंड्स कि पहले जो सिपाहियों को जो राइफल दी जाती थी, जो पुरानी जो राइफल थी, अब वो रिप्लेस हो गई थी विद न्यू राइफल्स, एनफील्ड राइफल्स। अब ये जब नई राइफल्स आई थी, इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इसमें ना एक कार्ट्रिज यूज होता था। इसमें यूज होता था एक कार्ट्रिज, और इसको यूज करने का क्या सिस्टम होता था कि आपको राइफल को अपने मुंह से, उसको ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसको खोलना पड़ेगा, अपने मुंह से उसे खोलना पड़ेगा। और उस वक्त इस तरह से एक ये रूमर था, इसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, नो वन नोस। ये एक रूमर था कि वो जो बनाया जाता है वो काऊ और पिग के मीट से बनाया जाता है, मेड फ्रॉम काऊ एंड पिग मीट। यहाँ पे र्यूमर लिखना तो बनता है, क्योंकि ये बात अभी कंफर्म तो नहीं है, ये र्यूमर था उसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में काऊ की कितनी मतलब क्या वैल्यू है, भगवान की तरह पूजा जाता है। और मीट आप सब जानते हो, पिग का मीट कोई भी कभी भी कोई मुस्लिम जो है वो पिग का मीट नहीं खाता है। तो हमारे जो हिंदू और मुस्लिम जो हमारे दोनों जो सिपाही थे, उनको यहाँ से तुरंत इस चीज को बॉयकॉट करना ही पड़ा। वो इस चीज के खिलाफ थे पूरी तरह से, इसके फेवर में वो शुरू से कभी नहीं रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इमीडिएट कॉज क्या बना कि और राइफल्स की जगह नई इनफाइल राइफल्स आ गई थी, जिसमें कार्टेज यूज होता था, वो जो है बना होता था काऊ और पिग के मीट से। हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके खिलाफ थे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको पांचों कॉज। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये रिवॉल्ट जो है ये शुरू कहाँ से हुआ। कॉजेज समझ में आ गया, बात करते हैं शुरू कहाँ से हुआ। 29 मार्च 1857 की ये बात है। आप सबने सुना होगा मंगल पांडे, ये पहले ऐसे सिपाही थे, ये पहले ऐसा फर्स्ट पर्सन भी मैं बोल सकती हूँ। इन्होंने डिनाई कर दिया था, इन्होंने मना कर दिया था, डिनाई टू यूज द कार्ट्रिज। समझे फ्रेंड्स, मैंने जो बताया था ना इमीडिएट कॉज का, सबसे पहले पर्सन इन्होंने खड़े होकर मना किया कि मैं इस कार्ट्रिज का, इस राइफल का यूज बिल्कुल नहीं करूंगा। इस विद्रोह के कारण
इन्होंने 2 अंग्रेजों को भी, अंग्रेज जो थे ब्रिटिशर्स का भी खून कर दिया। ही किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। उनके नाम थे ह्यूसन एंड बॉग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने 2 ऑफिसर्स को मार दिया था वहां पे। अब ये जो चीज है ये यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ से फैल चुका था ये विद्रोह अब धीरे 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 पूरे यूपी में फैल चुका था। 10 मई को ये मेरठ का जो रेजिमेंट है वहाँ पे जो वहाँ के जो सिपाही म्यूटिनी हुई, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इस विद्रोह को अब कंटिन्यू करेंगे और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। फिर वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि किसी भी चीज का जो रिवॉल्ट होगा उन्हें एक लीडर की जरूरत पड़ेगी, एक लीडर तो होना चाहिए जो इन सबको लीड करे। तो इन्होंने डिसाइड किया और जस्ट नेक्स्ट डे 11 मई ये चले गए दिल्ली। वहाँ पे बहादुर शाह जफर जो थे, जो हमारा जो मुस्लिम का जो चलता आ रहा था एम्पायर, उसके सबसे लास्ट थे वो। ठीक है, वो सिर्फ नाम के रह गए थे किंग, वैसा कोई किंग जैसा उनका कोई था नहीं पोजीशन। ये गए दिल्ली और वहाँ पे जाके उन्होंने उन्हें मनाया, उनसे कहा कि आप हमारे एम्पायर हैं, आप हमें लीड कीजिए, हम ये रिवॉल्ट कर रहे हैं, हम ये विद्रोह कर रहे हैं, आप हमें लीड कीजिए, आप इस रिवॉल्ट के लीडर बनिए। देखिए फ्रेंड्स, 10 मई 1857 मेरठ की ये बात है, मेरठ रेजिमेंट की। यहाँ पे सिपाही म्यूटिनी हुई, हो गया, बात फैल गई, सबने डिसाइड कर लिया हम करेंगे रिवॉल्ट, हम करेंगे विद्रोह। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए एक लीडर। जस्ट नेक्स्ट डे 11 को ये सब लोग चले गए हैं दिल्ली। वहां से ये मिले हैं बहादुर शाह जफर से और उनको इन्होंने कहा है कि आप हमारे लीडर बनिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रिवॉल्ट हुआ था, मैंने आप बोर्ड पे देख सकते हो कि मैंने एक तरफ पूरा सेंटेंस डाला हुआ है, दूसरी तरफ इंडियन लीडर्स, यहाँ से जो हमारे इंडियन लीडर्स हैं वो, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रिटिशर्स जिन्होंने इसे सुप्रेस किया, जिसने इस रिवॉल्ट को दबा दिया। मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं किसी भी अगर रिवॉल्ट की बात करती हूँ, किसी भी ऐसी चीज की बात करती हूँ हिस्ट्री में, तो मैं उसका कंक्लूजन अलग से बताती हूँ, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। वैसे ही रिवॉल्ट जो है हमारा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये हो गया था हमारा अनसक्सेसफुल। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लीडर्स हैं हमारे, कुछ भाग गए, कुछ मर गए, कुछ पकड़े गए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, सबसे पहला ये ऐसा संग्राम है जिन्होंने लोगों के अंदर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह की भावना तो जगाई है, इसलिए इस रिवॉल्ट की हिस्ट्री में अपनी ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। और अक्सर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है सेंटर के बारे में, इस सेंटर के लीडर्स या फिर जो ब्रिटिशर्स है, अक्सर इस तरह से मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो मैं तो चाहूंगी कि आप ये कहीं नोट डाउन करके भी अगर लिख ले तो बेहतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटर आप देख सकते हैं दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर बिहार में जो है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो सारे सेंटर्स है ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया का इसमें कुछ नहीं। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये मेनली नॉर्थ इंडिया में ही हुआ था ये। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, और ये यहाँ के इंडियन लीडर्स है। जैसे दिल्ली से किसने लीड किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था और बख्त खान जो है इनके कमांडर इन चीफ थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। अच्छा, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये इनके नाम है, ये भी आप देख लेना। इन्होंने ना इस चीज को दबा दिया था, सुप्रेस कर दिया था इनकी रिवॉल्ट को, इनके विद्रोह को। कानपुर से नाना साहिब, मैंने जिक्र किया था इनका, ये बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टेड सन थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के खिलाफ थे, इसलिए इनको तो विद्रोह में पार्टिसिपेट करना ही करना था। इन्होंने कानपुर से लीड किया था और इनके अकाउंटेंट थे तात्या टोपे, इनके अकाउंटेंट थे। अच्छा, लखनऊ से थी, लखनऊ से किसने लीड किया था, बेगम हजरत महल ने। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के अंडर ये नहीं गया था, ये गया था मेल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ब्रिटिशर्स ने इसको अपने अंडर कर लिया था। और दूसरा भी कारण था क्योंकि इसकी जो लीडर थी वो फीमेल थी, तो ये भी कारण था इसको सुप्रेस करने का, इस राज्य को अपने अंडर लेने का। ठीक है फ्रेंड्स, झांसी से किसने लीड किया था, रानी लक्ष्मीबाई, हम सब जानते हैं। फैजाबाद मौलवी और अहमदुल्ला शाह ने लीड किया था। जगदीशपुर बिहार से किसने लीड किया था, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह।
ये दोनों भाई थे। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको पता है कि बीपीएससी प्री हो या मेंस हो, इन पर तो क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट डाउन करके आप कहीं लिख सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा, मैं बता देती हूँ, मैंने बताया दिया कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये एक अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट रह गया था, इसको सुप्रेस कर दिया गया था। लेकिन हाँ, हमारे भारतीय जो है उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की भावना तो जाग चुकी थी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इनमें जो लीडर्स हैं उनके साथ क्या हुआ इस रिवॉल्ट के बाद। बहादुर शाह जफर जो है, इनको रंगून भेज दिया गया था। ये मुगल एम्पायर के सबसे लास्ट किंग थे और इसके बाद फिर कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इनकी जो कब्र है ये भी रंगून में है, इनको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नाना साहेब और ये जो हमारी बेगम हजरत महल है, ये कहाँ गई थी? नेपाल। ये नेपाल जाके छुप गए थे। तात्या टोपे जो है ये पकड़े गए थे और इनको फांसी भी दे दी गई थी। ये मात्र एक ऐसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऐसे लीडर रहे हैं जो पकड़े गए हैं और फांसी जिनको हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपसे पूछ ली जाए। इनको पकड़ लिया गया था, कॉट एंड एग्जीक्यूटेड, फांसी की सजा हो गई थी इन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई इस रिवॉल्ट में लड़ते लड़ते मर चुकी थी वो, और ब्रिटिशर्स ने भी ये माना था कि रानी लक्ष्मीबाई जो है इस रिवॉल्ट की सबसे बहादुर लीडर रही हैं। ये अंग्रेजों ने भी माना था। ये इस पूरे जान से इन्होंने लड़ाई की थी और इस लड़ाई में अपनी जान भी दे दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो है वो मर चुके थे और उसके बाद काफी दिनों तक इसको लीड किया था उनके भाई अमर सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, समझे आप सब लोग? अच्छा फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी वो द रिवोल्ट ऑफ 1857 विद कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। यानी क्योंकि अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपने क्वेश्चन देखा ही होगा, मेंस में कितनी बार आता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इन कॉन्टेक्स्ट विद बिहार, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। इसलिए मैं जो क्वेश्चन अब जो मैं नया जो लेके आऊंगी वीडियो वो इसी रिवॉल्ट के ऊपर होगा, पर उसका पूरा जो लिंक होगा, उसका पूरी जो कनेक्टिविटी होगी वो बिहार के बेस पे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इसको आप यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।